तो अब आपके हिंदी के पेपर में कुछ ही समय बाकी है। आपको क्या करना है, ये आखिरी पेपर है कह सकते हो, इसका सोल्यूशन आपको करके जरूर जाना। देखो इस पेपर का सोल्यूशन यदि आप करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में 70 नंबर पक्के हो जाएंगे हिंदी के पेपर में। देखो 801 डीडी कोड है, 801 डीडी कोड है इस पेपर का। अगर आप 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाने वाले हैं तो इस वीडियो को अगर आपने क्लिक कर दिया है तो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप पूरा देखते हैं तो आज के इस वीडियो में इस पेपर का पूरा सोल्यूशन कराऊंगा। मेरे पास कापी है, देख सकते हैं, इसमें पूरा सोल्यूशन हो रखा है। ये पूरा सोल्यूशन में दिखाऊंगा। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर, वो एमसीक्यूज हो सकते हैं, वो वर्णनात्मक प्रश्न हो सकते हैं, उनका सारा सोल्यूशन कराऊंगा। इसमें आप जानते हैं कि वर्णनात्मक प्रश्न में गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया और क्या निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गया है ना, संस्कृत गद्यांश पद्यांश हो गया। तो ये सारी चीजें मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस पेपर का सोल्यूशन आप घर पे बैठ के कर लेंगे तो इससे क्या होगा बेटा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इससे आप एग्जाम में बड़ी आसानी से पेपर जो है वो सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और आपको क्या करना है और कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा यहाँ पे, जैसे एमसीक्यूज हो गए तो एमसीक्यूज मेरे साथ याद कर लेना और बाकी जो सोल्यूशन है उसको आप देख के सॉल्व कर लेना कॉपी पे। और हाँ, एक सजेशन और है कि आप जो पेपर देने जाएंगे उससे पहले, एक दिन पहले उससे आप क्या कर सकते हैं, लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। अन्यथा आप जब एग्जाम में जाओगे डायरेक्ट लिखने लगोगे तो हाथ दर्द करने लगेगा और हो सकता है आप पूरा पेपर सॉल्व ना कर पाओ, क्योंकि लिखना बहुत ज्यादा रहता है हिंदी के पेपर में। जैसे निबंध हो गया, पत्र लेखन, हिंदी गद्यांश पद्यांश, संस्कृत गद्यांश पद्यांश, ये सब सॉल्व करोगे तो ये काफी बड़े बड़े उत्तर हो रखे हैं, तो इनको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम भी लगता है। तो इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अब आप बड़ी आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। तो मेरे पास पेपर है ये 2025 बोर्ड एग्जाम का हिंदी का पेपर, केवल प्रश्न पत्र है, पूर्णांक 70 नंबर का। ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। समय 3 घंटा 15 मिनट और 801 डीडी कोड है इस पेपर का। चलो मैं तुमको निर्देश बताए दे रहा हूँ, यही निर्देश रहेगा आपके बोर्ड पेपर में, तो ध्यान रखना, निर्देश को पढ़ लेना और सही से पेपर जो है पूरा सॉल्व करना। एक एक क्वेश्चन का आंसर दे के आना, एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है और उनके आंसर लिख के ही आना है। तो देखो 3 घंटे 15 मिनट में प्रारंभ के 15 मिनट जो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों, खंड आ और खंड बा में विभाजित है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले और काले बॉल पॉइंट पेन से विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना। अच्छा, तुम कमेंट में ये बताओ आप लोग कि क्या आप लोग OMR शीट भरना जानते हो या नहीं? क्या हिंदी के पेपर में आप OMR शीट भर लेंगे या नहीं भर पाएंगे? ये कमेंट दो, कमेंट में बताओ मुझको। अगर आप भर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भर पा रहे हैं तो कमेंट करेंगे तो मैं नई वीडियो इस पर बना दूंगा कि आप हिंदी के पेपर में OMR शीट कैसे भरें। ठीक है, तो आइए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और ध्यान रखना OMR शीट में आपको क्या करना है, OMR शीट में आपको इस तरीके की नीली या काली पेन से ही, या इस तरीके की काली जो पेन होती है इससे आपको गोला भरना है। ये आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। चलो मैं अब आगे आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको खंड आ जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहले आप किसका सोल्यूशन देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन देखेंगे, खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो सोल्यूशन है वो देखेंगे। 20 नंबर के एक नंबर वाले क्वेश्चन है, जो 20 क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, इनका सोल्यूशन आपको कहाँ पर करना है, इनका सोल्यूशन OMR सीट पे करना है। ध्यान रखना बेटा, आज की इस वीडियो में जो 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न इस पेपर के हैं इनको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। इसमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके हिंदी के पेपर में जो 24 फरवरी को होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, उपन्यास है और भूले बिसरे किस विधा की रचना है, भूले बिसरे चित्र किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। तो इसके लेखक कौन है, पहला प्रेमचंद जी हैं, खा भगवती चरण वर्मा है, ग यशपाल है और घ वृंदावन लाल वर्मा है। तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के जो लेखक हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा, यानी खा ऑप्शन इज राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, भगवती चरण वर्मा। उपन्यास जो भूले बिसरे चित्र हैं उसके लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा जी हैं। चलो दूसरा आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। दूसरा क्या क्वेश्चन होने वाला है, दूसरा क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। शुक्लोत्तर युग के जो प्रमुख कहानीकार हैं वो कौन है, का इलाचंद्र जोशी, खा मोहन राकेश, गा विकल्प का और खा दोनों और घा इनमें से कोई नहीं। तो शुक्लोत्तर युग के जो प्रमुख कहानीकार हैं वो कौन है, तो शुक्लोत्तर युग के जो प्रमुख कहानीकार हैं वो इलाचंद्र जोशी भी हैं, मोहन राकेश भी हैं, यानी सही ऑप्शन गा ऑप्शन हो जाएगा, विकल्प का और खा दोनों। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है बेटा, इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, ये दोनों लोग शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गा ऑप्शन जो विकल्प का
का और विकल्प खा है, दोनों ऑप्शन राइट है, इसलिए गा ऑप्शन इज राइट आंसर। याद कर लो, दूसरा का गा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। मेरे साथ आप सारे क्वेश्चन के आंसर याद करके चलिएगा, इससे आपकी जो प्रिपरेशन है जबरदस्त हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखो, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? क्या है क्वेश्चन? सूरज का जो सातवां घोड़ा है वो हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, ये आपको बताना है। का निबंध है, खा उपन्यास है, गा डायरी है और घा कविता है। तो आपको सूरज का सातवां घोड़ा जो हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है ये आपको बताना है। तो आप जानते होंगे सूरज को जो सातवां घोड़ा है वो उपन्यास विधा की रचना है। खा ऑप्शन इज राइट आंसर। याद कर लो बेटा, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो उपन्यास विधा की रचना है, यानी खा ऑप्शन इज राइट आंसर 3 नंबर क्वेश्चन का। चलो अब मैं आपको अगले क्वेश्चन 4 नंबर वाली क्वेश्चन जो है चौथा क्वेश्चन वो मैं दिखाता हूं कि क्या होने वाला है। तो देखो ये चौथा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? आधुनिक काल की समय अवधि है। आधुनिक काल की जो समय अवधि है वो क्या है ये आपको बताना है। तो आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? तो बोलो आधुनिक काल की समय अवधि। ऑप्शन क्या दिया गया है आपको मैं दिखाता हूँ। देखो पहला क्या है? पहला ऑप्शन है 1850 से 1900 तक। क्या है? 1850 ईस्वी से 1900 तक के ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1900 ईस्वी से 1920 तक, है ना? तो ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन 1919 से 1938 ईस्वी तक, ये क्या है? ये तीसरा ऑप्शन। अच्छा चौथा ऑप्शन क्या है? घा ऑप्शन 1848 ईस्वी से वर्तमान तक, ये क्या है? ये घा ऑप्शन है। क्या है? घा ऑप्शन जो है वो यही है। क्या है? घा ऑप्शन जो है 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल की समय अवधि जो है वो क्या है? तो आप जानते होंगे आधुनिक काल की जो समय अवधि है वो है 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। सही आंसर क्या हो जाएगा? घा ऑप्शन इज राइट आंसर। याद कर लो, आधुनिक काल की जो समय अवधि है वो क्या है? 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। अभी तक जो काल चल रहा है वो आधुनिक काल की ही समय अवधि है, यानी चौथा का घा ऑप्शन इज राइट आंसर। चलो 5 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? का जीवनी है, खा उपन्यास है, गा नाटक है और घा क्या है? नाटक। दो बार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होना चाहिए लेकिन गलती से मिसप्रिंट है तो कोई बात नहीं। त्यागपत्र किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है आप ऑलरेडी जानते होंगे। त्यागपत्र जो है वो उपन्यास विधा की रचना है, यानी खा ऑप्शन इज राइट आंसर। याद कर लो, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है। खा ऑप्शन इज राइट आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का। ये सारे क्वेश्चन आप याद कीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से करके ही एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपको 6 नंबर बताते हैं। पंचानन का समास विग्रह है। पंचानन का समास विग्रह क्या है? का 5 सिरों का समाहार, खा 5 पात्रों का समाहार, गा 5 प्रलयों का समाहार, घा 5 तत्वों का समाहार। तो पंचासन का समास विग्रह क्या है? बोलो पंचासन। बोलो पंचासन का जो समास विग्रह है वो क्या है? तो पंचासन का मतलब हो गया 5 सिरों का समाहार, यानी का ऑप्शन है ना। पंचानन का समास विग्रह क्या? 5 सिरों का समाहार, यानी का ऑप्शन इज राइट आंसर 6 नंबर क्वेश्चन का। याद कर लो, पंचानन का समास विग्रह 5 सिरों का समाहार और इसका सही आंसर का ऑप्शन है। तो चलो आपको अगला 7 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो क्या लिखा है, सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा। क्या है? सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा का स्वामी, खा सुहागा, गा सौभाग्य और घा दुर्भाग्य। तो सुहाग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? आप जानते हैं सुहाग शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो सौभाग्य होता है। क्या होता है? सौभाग्य होता है, यानी का ऑप्शन इज राइट आंसर। याद कर लो, 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सौभाग्य। सुहाग शब्द का अगर तत्सम रूप पूछा जाए तो वो सौभाग्य होगा, यानी का ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। युष्माभि, क्या लिखा है? युष्माभि रूप है। युष्मद शब्द का जो युष्माभ रूप है वो युष्मद शब्द का क्या है? तृतीया विभक्ति एक वचन, का ऑप्शन। खा ऑप्शन है पंचमी विभक्ति बहुवचन, गा ऑप्शन है सप्तमी विभक्ति द्विवचन और घा ऑप्शन है द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो युष्माभि रूप है जो वो युष्मद का क्या है? इन चारों में से क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति बहुवचन। जो युष्माभि है वो युष्मद शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन है, यानी का ऑप्शन इज राइट आंसर। याद कर लो, 8वां का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आई होप आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर याद जरूर कर लोगे। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। कौन सा मिश्र वाक्य है? का अवनी आई और मैं पढ़ने बैठ गई, बच्चे दूध पीकर सो गए, अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है? तो आप बताएंगे इन चारों ऑप्शन में से मिश्र वाक्य कौन सा है? बोलो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो आप जानते हो तो बताएं जरा। तो आप नहीं जानते तो मैं बताया दे रहा हूँ। घा ऑप्शन है, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। इसमें 2 प्रकार की है,
वाक्य हैं। देखो, जो झूठ बोलते हैं और उन पर विश्वास मत करो, दो वो वाक्य हैं, यानी ये मिश्र वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, यानी घ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन का याद कर लो, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, घ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। चलो आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं जो 10 नंबर है। 1 मिनट मैं दिखाता हूं आपको। तो देखो, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लेने का मतलब निरीक्षण किया गया। तो वाक्य में प्रयुक्त जो वाच्य है वो क्या है? कर्तव्यवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, घ है कारणवाच्य है। तो सही आंसर क्या है? अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य क्या है? बोलो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी ख ऑप्शन। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, तो अध्यापक का काम ही यही है कि वो कक्षा का जायजा ले जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, यानी कर्मवाच्य, यानी ख ऑप्शन इज राइट आंसर 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है। मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है, ये क्या है? का भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक है। खा विशेषण गुणवाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, मन विशेष से है। गा जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक है। घा भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, बहुवचन, कर्ता कारक है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है या खा जाती है, तो इसका का ऑप्शन जो है भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक जो है वो फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। का ऑप्शन इज अ राइट आंसर 11 नंबर क्वेश्चन की। तो मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है, तो भाववाचक संज्ञा है, इसमें स्त्रीलिंग है, एक वचन और कर्म कारक है, यानी का ऑप्शन इज अ राइट आंसर। चलो आपको 12 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? लहरों के राजहंस के लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है, लहरों के राजहंस, और इसके लेखक कौन है ये बताना है। का मोहन राकेश है, खा प्रेम घन है, ग गुलाब राय है, और घा रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वो मोहन राकेश हैं, यानी का ऑप्शन इज अ राइट आंसर। याद कर लो, का ऑप्शन इज अ राइट आंसर है ना। 12 नंबर का जो का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो याद कर लो, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। चलो आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। 13 नंबर क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 मिनट, ये है 13 नंबर क्वेश्चन। क्या है? निम्न में से प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? क्या है क्वेश्चन? निम्न में से प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? का ऑप्शन है घोर वैयक्तिकता, खा है यथार्थवादी दृष्टिकोण, गा है समाज का यथार्थवादी चित्रण, और गा है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो निम्न में से प्रयोगवाद की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो इसमें का और घा ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से नहीं आएगा। एग्जाम में एक ही ऑप्शन आपको फिल करना रहेगा, ये बात ध्यान रखना। घोर व्यक्तिकता और नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, यही प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। अगला आपको 14 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? क्या है? साकेत महाकाव्य। अच्छा, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? का मैथिली शरण गुप्त ने, खा जयशंकर प्रसाद ने, गा हरिऔध ने, और घा नागार्जुन ने। तो साकेत महाकाव्य जो है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। पंचवटी, यशोधरा, ये 2 इनकी प्रमुख अन्य रचनाएं हैं। तो याद कर लेना, साकेत महाकाव्य तो इनकी रचना ही है मैथिली शरण गुप्त की, और पंचवटी यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? का सौंदर्य भावना, खा करुणा तथा नैराश्य की भावना, गा मानवतावादी प्रवृत्ति, घा विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो प्रगतिवादी युग की जो 2 प्रवृत्तियां हैं वो मानवतावादी प्रवृत्ति भी है और विद्रोह एवं क्रांति की भावना, ये 2 ऑप्शन हैं। लेकिन याद रखना, एग्जाम में एक ही ऑप्शन आएगा, ये बात ध्यान रखना। मैं केवल बताने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए। तो प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी है? मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए। चलो अब आपको मैं 16 नंबर क्वेश्चन दिखाता हूँ क्या होने वाला है, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसके लिए मैं 1 मिनट। तो चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? क्या है? शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? का है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है प्रताप नारायण मिश्र, और ग है किशोरी लाल गोस्वामी, और घा है श्याम सुंदर दास। तो निम्नलिखित में शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, ये आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसको मैं बता रहा हूँ। देखो, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हो सकते हैं इन चारों ऑप्शन में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या हो जाएगा? वासुदेव शरण अग्रवाल। तो निम्नलिखित में शुक्लोत्तर
शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? याद कर लो, वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं वो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, यानी का ऑप्शन इज राइट आंसर 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। का रामचंद्र शुक्ल हैं और खा जयप्रकाश भारती, गा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और घा जयशंकर प्रसाद। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के जो लेखक हैं वो जयप्रकाश भारती जी हैं, यानी खा ऑप्शन इज राइट आंसर। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, खा ऑप्शन इज राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, करोड़ों तारों की आंख बचाकर, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? हल्दी घाटी, युवा जंगल, स्वदेश प्रेम या नदी से? तो करोड़ों तारों की आंख बचाकर यह पंक्ति जो है वो नदी पाठ से ली गई है, यानी 18 का घा ऑप्शन इज राइट आंसर। याद कर लो, 18 का करोड़ों तारों की आंख बचाकर यह पंक्ति किससे ली गई है? तो यह नदी पाठ से ली गई है। चलो अब आपको 19 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हैं निम्नलिखित में 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है। एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर क्वेश्चन को आप सही से नहीं पढ़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसमें पूछ रहा है नहीं है और आप उतावले होके जल्दी से पर्यायवाची गंगा की है उस पर टिक कर आए तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के और उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में गंगा की पर्यायवाची नहीं है, तो भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता, देव नदी। तो भागीरथी गंगा की पर्यायवाची है, सुरसरिता गंगा की पर्यायवाची है, देव नदी गंगा की पर्यायवाची है और जो कालिंदी है वो यमुना की पर्यायवाची है, इसलिए खा ऑप्शन इज राइट आंसर। कालिंदी जो है वो गंगा की पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये किसकी पर्यायवाची है? कालिंदी यमुना की पर्यायवाची है, यानी 19 का खा ऑप्शन इज राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। तदत, तस्या, तेसाम और तस्मे। तो सही आंसर तस्मे हो जाएगा। तद शब्द का जो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है वो तस्मे है। अच्छा, तो तुमने आज के इस वीडियो में क्या देखा? 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखे जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट थे, बहुत ही आईएमपी थी। इनको आप जरूर तैयार कीजिएगा। अगर आप इनको तैयार करके जाते हैं एग्जाम में तो इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 24 फरवरी को जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा लाइक जैसे कि तुम ये पेपर पढ़ के आए हो, ऐसा पेपर बनेगा, बहुत ही आसान बनेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, पेपर बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न के बारे में। तो खंड वर्णनात्मक प्रश्न क्या होने वाला है तो इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, तो चलिए समझ लेते हैं। देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2 गद्यांश दिए रहते हैं, उनमें एक गद्यांश का आपको सॉल्यूशन करना है, 6 नंबर में पूछा जाएगा। तो चलो पहले पढ़ते हैं का वाला गद्यांश। तो विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औसत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा की प्रेम को पुष्ट करेंगे और जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करेंगे। तो ये गद्यांश है। आगे मैं बताता हूँ आगे क्या होने वाला है और इसके आगे क्या है, तो इसको मैं 1 मिनट को आप तुम्हें दिखा। तो चलो ये पद्यांश तो आपने पढ़ लिया, अब हम इसका क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्वेश्चन कौन सा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है वो मैं आपको बताया दे रहा हूँ। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है, आ नंबर है प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना है और उसके बाद बा नंबर दूसरा जो क्वेश्चन है वो रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। फिर सा नंबर है युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो आपको यही 3 जो आंसर हैं वो देने हैं इन्हीं 3 क्वेश्चन के। तो चलो मैं इसका उत्तर कॉपी में दिखाता हूँ। लाइक ऐसे ही आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहेगी, आपको 1 से 6 तक की जो प्रविष्टियां हैं वो शुद्ध से भर लेनी है और लाइक ऐसे ही कॉपी रहेगी। तो आप कॉपी भरना जानते हैं ऑलरेडी, तो मैं सीधे उत्तर पे जाता हूँ। तो सबसे पहले जब आप उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ खंडबा डाल देंगे, क्योंकि खंडबा का जो सोल्यूशन है वही आप इस कॉपी में करेंगे। तो खंडबा का सोल्यूशन डाल देंगे। वर्णनात्मक प्रश्न का सोल्यूशन कर रहे हैं तो वर्णनात्मक प्रश्न डाल देंगे। आफ्टर ऑल प्रश्नोत्तर संख्या आप किस प्रश्नोत्तर संख्या का सोल्यूशन कर रहे हैं, तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 21 का कर रहे हैं, इसलिए 21 नंबर जरूर डाल देंगे। अब इसमें आपको आंसर लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पहला क्वेश्चन पूछा गया था आ नंबर प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक के नाम। तो प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक के नाम आपको लिखना है, 2 नंबर इसके आपको मिलेंगे। देखो
पाठ का नाम क्या था? मित्रता। क्योंकि ये जो विश्वास पात्र मित्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्र शब्द आया, तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि ये विश्वास पात्र मित्र वाला जो गद्यांश है वो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इस प्रकार। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये पाठ का नाम मित्रता है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इसी में मैं ये बताता हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो 2 नंबर तो इसके मिल गए, अब 2 नंबर इसके पक्के करने हैं। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डाल देना है 12 नंबर क्वेश्चन का रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आपको लिखना है, क्या लिखोगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है, ये जरूर लिखना है क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये जो गद्यांश है वो लिखा गया है, इन्हीं के पाठ से है, तो इनका नाम लगाना जरूरी है। इससे थोड़ा बढ़िया लगता है और एग्जामिनर भी जानेगा कि हाँ बच्चा अच्छे तरीके से लिख रहा है। तो आप क्या लिखोगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ध्यान रखो, आपको लाइन वाइन खींच के और पूरा प्रोसेस में लिखना है। कुछ बच्चे करते हैं यहाँ उत्तर नंबर डालेंगे 21 और यहीं से गुजारना चालू कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा अगर आपको बढ़िया नंबर चाहिए तो। ठीक है, चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 नंबर है युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलो दिखाते हैं आपको। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो, व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे। तो ये है युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो यही कहा गया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलो अब आपको अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 क्या करने हैं प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो इसमें का ऑप्शन जो है, मैया हाँ नच रही हूँ गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराए, जो ना पत्थे पूछ बलदाओ, अपनी सौह दिवाए, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाए। तो ये है पद्यांश। अब इसके क्वेश्चन करने। तो इसके क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। ये करना 3 ही क्वेश्चन करना है, एक ये और ये। ठीक है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और उपयुक्त पद में किसका चित्रण किया गया है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये 3 क्वेश्चन इस पद्यांश को पढ़ के लिखना है। अगर मान लो ये पद्यांश आपको नहीं आता है, नहीं जानते हैं, तो आप इसके अलावा ये वाला पद्यांश कर सकते हैं जो अथवा में है। खा वाला क्या है, निर्गुण दे कौन देश के वासी, मधुकर कहे समझाए, सौह दे बूझत साँच नहासी, को हो जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष हैं कैसे की रस में अभिलाषी, पाओगे पुण्य क्यों अपनो जोरे करोगी गांसी, और सुनत मौन है रास्यों बावरो सूर सबे मति नासी। तो ये भी सूरदास द्वारा ही लिखित है ना। तो आप जानते होंगे इसमें भी 3 क्वेश्चन, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो क्या है, प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, काव्यगत सौंदर्य, और ये सारी चीजें स्पष्ट करना है। तो इसमें मैं पहला क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हूँ, संदर्भ कैसे लिखेंगे आप। तो 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले आपको क्या डालना है, यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 22 डालना है। और आप ये वाला कर रहे हैं तो इसका शीर्षक जरूर डाल दीजिएगा, निर्गुण ... क्या लिखा है, सूर सबे मत नासी। इसको करेंगे तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आप कौन सा पद्यांश है जिसका सोल्यूशन आप कर रहे हैं। तो पहला पद्यांश संदर्भ पूछा गया है, तो संदर्भ आप बताएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग संदर्भ और बोलेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में पद नामक पाठ से अवतरित है, जिसके कवि सूरदास जी। ध्यान रखना, जब भी आप पद्यांश का संदर्भ लिखना तो कवि लिखना, क्योंकि कवि के द्वारा ही कविता या पद्यांश लिखा जाता है। और जब गद्यांश पूछा जाएगा तो वहां पे लेखक लिखना। ठीक है, और जब यहाँ पे संदर्भ लिखने लगना तो पद्यांश का लिखना तो प्रस्तुत पद्यांश लिखना, और जब गद्यांश का लिखना तो प्रस्तुत गद्यांश लिखना। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इनमें से तुमको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो मान लो मैं आपको 5वां दिखाता हूँ, सौह एवं साँच शब्दों का सार्थिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मैं इसका उत्तर दिखाता हूँ। देखो, सौह शब्द का अर्थ है सौगंध एवं साँच शब्द का अर्थ है सत्य। तो ये है 5वें नंबर क्वेश्चन का क्या है, इसको मैंने काली पेन से लिख दिया। सौह शब्द का अर्थ है सौगंध
एवं साच शब्द का अर्थ है सत्य, है ना, यानी सच। चलो अब मैं छठा शब्द क्वेश्चन दिखाता हूँ। मधुकर शब्द का क्या अर्थ है? तो मैंने 3 ही क्वेश्चन लिखे, पहला संदर्भ, दूसरा 5वां क्वेश्चन और तीसरा छठा क्वेश्चन। तो मधुकर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर देखो क्या लिखा है। मधुकर शब्द का अर्थ भ्रमर है। ब्रज की गोपियां उद्धव को भ्रमर अर्थात भंवरे की उपमा देती हैं। क्या है? मधुकर शब्द का अर्थ भ्रमर है और ब्रज की जो गोपियां हैं वो उद्धव को भ्रमर अर्थात भंवरे की संज्ञा जो है वो देती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। चलो अब 23 नंबर क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। क्या करना है? का ऑप्शन है। निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। ध्यान रखना है जीवन परिचय जो है वो 5 नंबर में पूछा जाएगा लेखक का, और 5 नंबर में कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। इस प्रकार 10 नंबर में जो जीवन परिचय है वो पूछा जाता है, ठीक है। और अगर बात करें जीवन परिचय लिखने में, तो जीवन परिचय लिखने में सबसे पहले अगर आप जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, और उसी लेखक का अगर आप रचनाएं लिखेंगे तब जाके आपको टोटल 5 नंबर मिलेंगे। तो जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है ये मैं बताता हूं। तो सबसे पहले लेखक में बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं चाहे जयशंकर प्रसाद का लिख दें, चाहे भगवत शरण उपाध्याय का लिख दें, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिख दें। तो जो भगवत शरण उपाध्याय हैं इनका जो जीवन परिचय है वो मैं बताता हूँ, आप इनको जरूर याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आप डाल लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 23। इतना करने के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 23 डालने के बाद अब आपको क्या करना है, का ऑप्शन डाल देना है, क्योंकि का नंबर लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 का और खा 2 तरीके से पूछा जाता है, का में लेखक का और खा में कवि का। तो अब देखो किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखने से पहले हम उसका संक्षिप्त परिचय लिखते हैं। तो संक्षिप्त परिचय में लिखने के लिए सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, जन्म का स्थान, रचनाएं और मृत्यु, ये इतनी चीजें आपको याद होना चाहिए। तो अब भगवत शरण उपाध्याय का लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम नाम डाल देंगे भगवत शरण उपाध्याय। जन्म सन 1987 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इनके जन्म का स्थान क्या, उजियापुर बलिया में हुआ था। रचनाएं क्या हैं, खून की छींटें, इतिहास साक्षी है, ये इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं, और इनकी मृत्यु सन 1982 ईस्वी में हो गई। तो ये है प्रश्नोत्तर संख्या 23 का और किसका जीवन परिचय आप लिख रहे हैं, भगवत शरण उपाध्याय का। तो भगवत शरण उपाध्याय का जो जन्म है वो 1910 में हुआ था, इनका जन्म स्थान जो था उजियापुर बलिया में हुआ था। इनकी जो 2 प्रमुख रचनाएं हैं वो खून की छींटें और इतिहास साक्षी है, और मृत्यु जो है वो 1982 ईस्वी में हो गई थी। अब इतना संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद अब मेन चीज होता है इनका जीवन परिचय। तो अब इनका जीवन परिचय आप कहाँ से देख के लिखेंगे, यही जो जन्म और नाम, जन्म का स्थान, रचनाएं और मृत्यु लिखी है यहीं से देख के बना के लिखना। तो आप लिखेंगे भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में। अब यहाँ पे मैंने सन जो है उसको ब्लैक पेन से लिख दिया, इससे जो है कॉपी का इंप्रेशन थोड़ा बढ़ता है। और बलिया जिले के उजियापुर, और उजियापुर जो है उसको भी मैंने, क्योंकि ये इनके गाँव का नाम है तो इसको भी मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया है, नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्राम में हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए ये बनारस आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये संस्कृत साहित्य और पुरातत्व के अध्येता तथा हिंदी साहित्य के उन्नायक रहे हैं, ठीक है। फिर आगे क्या लिखेंगे, ये प्रयाग और लखनऊ संग्रहालयों के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे। तो इस प्रकार इनका संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय जो है वो इसी प्रकार लिखेंगे। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ जल्दी। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियापुर नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्राम में हुई थी। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए ये बनारस आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये संस्कृत साहित्य और पुरातत्व के अध्येता तथा हिंदी साहित्य के उन्नायक रहे हैं। ये प्रयाग और लखनऊ संग्रहालयों के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये इनका जीवन परिचय है ये। अब हम बात करते हैं इसके आगे आप क्या लिखेंगे। तो इसके आगे आपको क्या लिखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखना है, अगस्त सन 1982 ईस्वी में इस मनीषी साहित्यकार ने इस संसार से विदा ले लिया। तो इस प्रकार इनकी मृत्यु जो है वो 1982 में हो गई। अब ये तो था इनका संक्षिप्त परिचय और जीवन परिचय। अब इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज आती है वो आती है रचनाएं। तो इनकी रचनाएं जरूर लिखिएगा, तो हेडिंग डालिएगा रचनाएं, फिर लिखिएगा इनकी प्रमुख रचना निम्नलिखित है। पहला, मंदिर और भवन, खून और छींटे, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पन्नों पर और ठूठा आम। ये इनकी 5 प्रमुख रचनाएं हैं।
जिनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं बिना रचनाओं के आपको 5 नंबर फुल नहीं मिलेंगे, उसमें से नंबर काटे जा सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, पांचों रचनाओं को लिखना है। जब आप पांचों रचनाओं को लिखेंगे तो आपको टोटल 5 नंबर जीवन परिचय के, 3 नंबर 2 नंबर रचनाओं के मिलेंगे। तो ये किसके बारे में आपने जीवन परिचय लिखा, ये था लेखक का जीवन परिचय। अब मैं आपको कवि का जीवन परिचय बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको दिखा दूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ख नंबर है, निम्नलिखित कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। ठीक है, इनकी एक प्रमुख किसी रचना का नाम लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, पहला तुलसीदास का, दूसरा महादेवी वर्मा का और तीसरा माखनलाल चतुर्वेदी का। तो इसमें आपको एक लिखना है। तो मैं आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय जो है वो बताता हूँ। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा, आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त हो जाएगी और 5 नंबर पक्के भी हो जाएंगे कवि के जीवन परिचय में। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे खा नंबर डाल देना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं खा वाला लिख रहे हैं, खा वाला, तो यहाँ पे खा डाल दीजिएगा। अब उनका संक्षिप्त परिचय लिखना है। तो संक्षिप्त परिचय में नाम, तो नाम महादेवी वर्मा है, जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ, जन्म का स्थान फर्रुखाबाद में हुआ, पिता का नाम गोविंद प्रसाद था, मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई, रचना निहार, रश्मि, नीरजा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं 3। ठीक है, अब इनका जीवन परिचय आपको लिखना। तो कैसे लिखेंगे, आपको हेडिंग वगैरह डाल के संक्षिप्त परिचय लिख देनी है। आफ्टर ऑल आपको जीवन परिचय लिखना है। तो महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, अब इसको मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया है, इससे बढ़िया थोड़ा लगेगा और एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि हाँ अच्छे से लिख रहे हो। जनपद में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भगलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में स्थित विद्यालय में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इस तरीके से आप लिखेंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, पहले ये पूरा हो जाए। इनके पति डॉक्टर थे, वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। अब मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा क्या है। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में स्थित विद्यालय में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे, वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपनी पति से अलग रहती थी। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, तो ये खा ऑप्शन था जो आपने कर दिया। तो ये आपने जीवन परिचय जो था 23 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर दिया। अब आता है 24 नंबर क्वेश्चन। तो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना। 2 गद्यांश दिए गए हैं, उनमें से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है, जिसके आपको 5 नंबर, 2 नंबर संदर्भ के और 3 नंबर हिंदी अनुवाद के आपको मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो आप देख सकते हैं का ऑप्शन है इसमें दिया गया है। जैसे 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था दिए गए गद्यांश में एक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना। तो पहला गद्यांश जो दिया गया है वो है मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतः महान्तनं प्रयत्नम् अकुर्वान् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणायां यान आचाराणां विचाराणां च आदर्शनायां तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। तो ये कहा है, अगर ये नहीं कर पाते तो ये कर देंगे। नागरिकाः बहुकालं यावत् अचिन्तयति परम प्रहेलिकायाः उत्तरदातुं समर्थः न अभवत्, अतः ग्रामीणम् अवदत् अहम् अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्, यदि भवान् उत्तरं न जानाति तर्हि ददातु दशरूप्यकाण्याम् अन्तः म्लानमुखेन नागरिकेण शर्तयानुसारं 10 रूप्यकाणि ददामि। अब इसमें से आपको करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा मैंने किया है। तो इसका उत्तर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें जो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय था उसमें थोड़ा और था, इसको आप देख लीजिए, उसके बाद मैं अगला आपको दिखाता हूँ। तो देखो, इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया और 28 नवंबर 1983 ईस्वी को इनकी अप्रतिम गीतात्मक काव्यकृति यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हो गई। तो ये जीवन परिचय जो था वो आधा था और इसके बाद ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी प्रमुख रचनाओं में क्या लिखेंगे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा है। अब ये हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन था गद्यांश का सोल्यूशन। तो ये 2 गद्यांश थे, इनमें से एक करना था। तो मैं आपको का वाला जो है उसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 24 है और 24 का लिख रहे हैं। मानवस्य जीवन
क्या लिखा है, मानव जीवनस्य, तो इसको फिर यहाँ पे अस्माकम संस्कृति इसको लिख दिया, ये है शीर्षक। अब इसका हमको क्या लिखना है, संदर्भ और हिंदी अनुवाद। तो देखो संदर्भ में क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश, यहाँ पे संस्कृत गद्यांश भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो ये हो गया संदर्भ इस गद्यांश का। अब इसका हिंदी अनुवाद करना है, तो हिंदी अनुवाद क्या करोगे, लिखोगे मानव जीवन को संवारना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। तो एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, देखो मानव जीवन को संवारना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। तो ये क्या हो गया, ये प्रश्नोत्तर संख्या 24 का ऑप्शन हो गया। इसको आपने फिल कर दिया, जो गद्यांश वाला था उसको आपने सॉल्व कर दिया। अब इसी में खा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भाष्वानुदेवास्यति हस्याति पंकजजाली, इथम विचयंतति कोशगते दूरे भाग, हा हंता हंत नलिनी गज उज्जहार। अथवा आप ये लिख सकते हैं कि स्वं प्रवसतो मित्रम किस्वान मित्रम गृहे सतः, आतुर्यस चा किम मित्रम किंस्वान मित्रम मरिष्यति, सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः, अतुर्यस हिंसकम मित्रम दानम मित्रम मरिष्यति। तो अब ये है, इनमें से एक करना है। तो मैं आपको ये वाला बताता हूँ, 5 नंबर 2 नंबर इसके संदर्भ के, 3 नंबर हिंदी अनुवाद के। चलो खा ऑप्शन वाला आपको पद्यांश दिखाता हूँ। तो इस तरीके से मैं आपको किसका उत्तर बता रहा हूँ, ये वाला रात्रि गमिष्यति वाला। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया खा नंबर रात्रि गमिष्यति और नीचे का डाल दिया गज उज्जहारा। अब मैं संदर्भ लिखूंगा, तो संदर्भ में लिख सकते हो प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्यांश, संस्कृत पद्यांश लिख सकते हो। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड अन्योक्त विलासा नामक पाठ से उद्धृत है। तो ये संदर्भ है। फिर खा नंबर हिंदी अनुवाद है, कमलनी में बंद भौरा सोचता है कि रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमल के पुरसे में बैठे हुए भौरे के ऐसा सोचते सोचते हाय बड़ा दुख है कि हाथी उस कमलनी को उखाड़ ले गया, है ना। कमलनी में बंद भौरा सोचता है कि रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभाव होगा, सूर्य निकलेगा और कमलों का समूह खिलेगा। और इस प्रकार कमल के पुर में बैठे हुए भौरे का ऐसे सोचते ही सोचते हाय बड़ा दुख है कि हाथी ने उस कमलनी को उखाड़ लिया, है ना। तो ये हो गया इसका क्या, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। अब आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये खा हो गया। अब आगे आपको दिखाते हैं आगे क्या है। तो इसमें आगे जो है वो गा नंबर क्वेश्चन है। गा नंबर है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुए कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कितने नंबर का, 2 नंबर का है। तो इसका उत्तर मैं दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। सबसे पहले श्लोक लिखना है तो बहुत आसान है, गा ऑप्शन डाल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये क्या है, ये है श्लोक। 2 नंबर इससे पक्के हो जाएंगे। देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया का मतलब सभी क्या हो, निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी का कल्याण हो, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् और कोई भी दुख का भागी ना हो। तो ये श्लोक था गा नंबर। अब अगला क्वेश्चन है खा नंबर है, निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, 1-1 नंबर में, 2 नंबर इसके भी पक्के हैं। ये 5 हैं। पहला, विद्या केन वर्धते, श्वेत केतु का सीता, चंद्रशेखरा का सीता, वाराणसी नगरी किमर्थम प्रसिद्धा और भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। अब ये 5 में से कोई एक लिखना। तो पहला विद्या केन वर्धते, तो क्या लिखोगे, विद्या अभ्यासेन वर्धते। फिर तीसरा क्या है, चंद्रशेखरा का आसीत, तो लिखोगे चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ति च आसीत। इस प्रकार आपने घ नंबर तक क्वेश्चन के आंसर लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखो। ये 4 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र है। अथवा अगर ये नहीं लिख सकते तो ये लिखो, अपनी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीकों को उसे पत्र द्वारा समझाइए। तो अब इनमें या इनमें से आप कोई लिखना है। तो 25 नंबर का मैं यही बताता हूँ, जो अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी है के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए। तो चलिए आगे देखते हैं।
तो यहाँ इस प्रकार आपको डालना है प्रश्न उत्तर संख्या 25 और यहाँ पे संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे राकेश बहराइच दिनांक 24 फरवरी 2025 को ही आपका पेपर है तभी लिखेंगे। यहाँ XYZ भी लिख सकते हैं, अन्यथा अपना नाम लिख सकते हैं, लोकेशन की जगह पे कोई भी सिटी लिख सकते हैं जिस भी शहर से आप हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक जागरण को लिख दें या दैनिक भास्कर को लिख दें या अमर उजाला को लिख दें या किसी भी हिंदुस्तान टाइम को लिख दें, किसी भी टाइम को आप लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे श्रीमान संपादक महोदय और जिस भी समाचार पत्र वाले को लिख रहे हैं, जिस भी संपादक को लिख रहे हैं उसका नाम मेंशन कर देंगे। आप विषय जरूर लिखें क्योंकि विषय आपका क्या है, गंदगी से फैल रही बीमारी की ओर ध्यान दें, ऐसा कुछ आपका विषय है। आप क्या लिखेंगे, महोदय हमारे क्षेत्र में गंदगी के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर और रुके हुए पानी के कारण मच्छरों की संख्या बढ़ गई है, इस प्रकार लिखेंगे। फिर कई लोग बीमार हो रहे हैं लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। अब आगे और आप क्या लिख सकते हैं, आगे लिख देंगे कृपया अपने समाचार पत्र में इस समस्या को प्रकाशित करें ताकि संबंधित अधिकारी इस पर उचित कार्यवाही करें और सफाई की व्यवस्था सुधारें और यहाँ पे धन्यवाद लिख देंगे, नीचे भव दिए। अब आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं वरना XYZ हो सकता है तो एग्जाम की कॉपी में आप नाम न लिखें, अपना केवल XYZ लिख के अपना लोकेशन डाल दें। तो इस प्रकार आपने किस पर पत्र लिखा, गंदगी से फैल रही बीमारियों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी भी संपादन पत्र जो पत्र आता है, जो समाचार पत्र आता है, उनको आपने एक पत्र लिखा था ताकि आपके मोहल्ले की सफाई हो पाए। अब आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं कि जो 26 नंबर क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है, चाहे आप आज़ादी के अमृत महोत्सव पे लिख सकते हैं, चाहे विज्ञान वरदान या अभिशाप पे लिख सकते हैं, या वन महोत्सव पे, अथवा योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता पे लिख सकते हैं, अन्यथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इन पांचों में से कोई एक पे लिखना है। तो चलो मैं बताता हूँ मैं किस पे आपको लिख के दिखाता हूँ। तो मैं आपको योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता पे लिख के निबंध दिखाता हूँ। 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट निबंध है, देन आप इसको जरूर तैयार कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप डालना, क्या डालना, हेडिंग डाल देना, पहले प्रश्न उत्तर संख्या डालना। 26 नंबर में पूछा गया तो 26। अब यहाँ पे आपको लाइन वगैरह खींच के योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता लिख देनी है। अब ध्यान रखना बेटा, कोई भी निबंध लिखेंगे चाहे पर्यावरण प्रदूषण पे लिखें, चाहे विज्ञान के चमत्कार पे लिखें, चाहे योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता पर लिखें, तो उसमें सबसे पहले जो कोई चीज़ होती है वो होती है रूपरेखा। तो रूपरेखा में आप प्रस्तावना डालेंगे, फिर योग का अर्थ, भाई अब जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो योग के बारे में बता रहे हैं तो योग का अर्थ क्या है, फिर योग की आवश्यकता क्यों है, फिर योग की उपयोगिता क्या है और उपसंहार। इस प्रकार 5 हेडिंग में एटलीस्ट आपको निबंध कंप्लीट करना है। ये बात ध्यान रखना, कोई भी निबंध लिखना 5 हेडिंग में लिखना, शुरुआत प्रस्तावना से होनी चाहिए और एंड उपसंहार से होनी चाहिए। अब आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और अंडरलाइन वगैरह करके अच्छे तरीके से स्पष्ट तरीके से लिखेंगे। तो लिखेंगे योग हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने की प्राचीन भारतीय विधा है, यह शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। तो ये हो गया प्रस्तावना। अब दूसरा है योग का अर्थ। संस्कृत में योग का अर्थ जुड़ना या मिलना होता है। यह शरीर मन और आत्मा को जोड़ने की प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति संतुलित जीवन जी सकता है। तो ये है योग का अर्थ। ठीक है, तो ये 2 हेडिंग हो गई। अब तीसरा है योग की आवश्यकता। तो योग की आवश्यकता क्यों है, इस पे आप लिख देंगे। तो योग की आवश्यकता, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव, बीमारियां और अनियमित जीवन शैली आम हो गई है। योग हमें इन समस्याओं से बचने में मदद करता है। तो ये है योग की आवश्यकता। अगला है योग की उपयोगिता। तो यह शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाता है। जब हम योग करेंगे तो योग हमारे शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाएगा। ध्यान और प्राणायाम से मन को शांति मिलती है। फिर तीसरा, यह तनाव और चिंता और डिप्रेशन को कम करता है। योग बीमारियों से बचाव करता है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यह आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ाने में सहायक है। इस प्रकार 4 हेडिंग, पहली हेडिंग प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग योग का अर्थ, तीसरी हेडिंग योग की आवश्यकता और चौथी हेडिंग योग की उपयोगिता लिख दी है। अब लास्ट हेडिंग जो है वो क्या है, उसको आपको लिखना है। तो उपसंहार, उपसंहार में आपका लिखेंगे योग शिक्षा हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसे अपनाकर हम स्वस्थ, सुखी और संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो इस प्रकार आपने निबंध लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 26 का, योग शिक्षा और आवश्यकता और उपयोगिता पर। ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट निबंध था जो बोर्ड पेपर में बन सकता था। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक खंड का प्रश्न उत्तर देना है। तो इसमें आप जय सुभाष पूछा जाता है, तुमुल पूछा जाता है, कर्मवीर भरत पूछा जाता है और अग्रपूजा पूछा जाता है। तो मैं अग्रपूजा पे आपको खंडकाव्य में जो अग्रपूजा के प्रधान पात्र की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन है वो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 27 अग्रपूजा। अब अग्रपूजा पे लिख रहे हैं तो सबसे पहले जिस भी आप खंडकाव्य को लिखेंगे उसके बारे में इंट्रोडक्शन जरूर देंगे। तो लिखेंगे अग्रपूजा जो है वो श्री राम बहुरी शुक्ल के द्वारा रचित है। तो लिखेंगे श्री राम बहुरी शुक्ल द्वारा रचित अग्रपूजा खंडकाव्य के नायक श्री कृष्ण हैं। संपूर्ण काव्य में श्री कृष्ण ही प्रमुख पात्र हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम श्री कृष्ण की ही पूजा होती है, वे ही समस्त घटनाओं के सूत्रधार हैं। उनके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। पहला, लीलाधारी देवी पुरुष। कवि ने मंगलाचरण में श्री कृष्ण के विष्णु रूप का स्मरण किया है। विश्वकर्मा से भयानक खांडव वन में अलौकिक नगर का निर्माण करवा देने, शिशुपाल को अनेक रूपों में दिखाई देने से वे पाठकों को अलौकिक पुरुष दिखाई प्रतीत होते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा आप क्या लिखेंगे? दूसरा आप लिख सकते हैं शिष्ट एवं विनयी। क्या लिखेंगे? श्री कृष्ण सदा बड़ों के प्रति नम्र भाव रखते हैं। वे कुंती आदि पूज्यजनों के सम्मुख शिष्टाचार और नम्रता का व्यवहार रखते हैं। तीसरा है धर्म और मर्यादा पालक। श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोते हैं एवं यज्ञ में मर्यादा की रचना के कारण ही शिशुपाल के निंदा शब्दों को शांत भावों से क्षमा करते हैं। वे आदर्श मानव हैं। भीष्म के शब्दों में शील, सुजनता, विनय, प्रेम के केशव है, प्रत्यक्ष शरीर, मिटा अनीत धर्म मर्यादा स्थापना करते हैं यदुवीर। तो इस प्रकार ये हो गया खंडकाव्य। तो आपने देख लिया ये पूरा पेपर जो था मैंने सोल्यूशन करा दिया। इस कॉपी में मैंने एमसीक्यूज भी बता दिए, मैंने आपको वर्णनात्मक प्रश्न जो है वो भी लिख के दिखा दिए आपको कॉपी में कि कैसे बोर्ड पेपर की कॉपी में लिखना है। तो मैं विश करता हूँ कि आप सभी बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर स्कोर करें। 801 DT कोड का जो पेपर था उसका सोल्यूशन मैंने करा दिया है। इस वीडियो को अगर आपने पूरा लास्ट तक देखा होगा तो इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस 95% हैं। तो आप टेंशन न लें, एग्जाम अच्छे से दीजिएगा, पूरा कंसंट्रेशन के साथ में अपना 100% दे के आइएगा। कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं और सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर कीजिएगा। हम सब आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं और आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं, बेस्ट करते हैं। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी अदर जो सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ है, संस्कृत है, साइंस है, इंग्लिश है, आर्ट है और SST है, इन सब जो विषय के पेपर हैं इनके बारे में भी वीडियोज अपलोड होंगी। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें, ताकि एग्जाम जो है हिंदी का वो बढ़िया से दे पाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहें।